के शो में जश्न आजादी, माशी खुद मुख्तारी का सफर जारी। पाकिस्तान बेशुमार वसाइल से माला माल। माशी खुद मुख्तारी का कठिन सफर, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और हमारा अज़म। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। आज जश्न आज़ादी पर आपके साथ सफ़ान खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के दिन एक अहम तरीन सवाल के साथ हम आए हैं। जश्न आज़ादी हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हम हर साल कर्ज़ों में डूबते चले जाते हैं। पाकिस्तान का हर साल जो कर्जा एक्सटर्नल या डोमेस्टिक होता है, उसमें हज़ारों अरब रुपए का इजाफा होता है। सिर्फ एक अदवार में 30,000 अरब का हमने देखा साबका दौरे हुकूमत में इसमें इजाफा हुआ था। और हर साल हम कर्ज़ों में डूबते चले जाते हैं और ये कहते जाते हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत इन वसाइल को टैप करने में, या अगर ये असलियत में एग्जिस्ट भी करते हैं तो इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं कर सकती। हालिया दिनों भी SIFC के इनिशिएटिव के बाद हमने पाकिस्तान के कोल और मिनरल्स के हवाले से, ज़खायर के हवाले से और दीगर ज़खायर के हवाले से काफ़ी मुस्बत खबरें सुनी। रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी पाकिस्तान में आने वाली मुतवक्का सरमायाकारी पर एक बड़े डिटेल आर्टिकल लिखा, जिसमें बताया कि पाकिस्तान में न सिर्फ सऊदी अरब एक 14 अरब डॉलर की रिफाइनरी, बल्कि माइंस के हवाले से तकरीबन $7 बिलियन का पोटेंशियल एक इन्वेस्टमेंट है जो हो सकता है। और ये रेकोडेक के हवाले से मंसूबे से मुतालिक था। इसी तरह से कॉर्पोरेट फार्मिंग या दीगर हवालों से भी मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं जिनको टैप करने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद तो हुआ, लेकिन माशी खुद मुख्तारी या माशी आज़ादी का जो सफ़र है वो रोज़ ब रोज़ या साल ब साल कठिन क्यों होता जा रहा है? आखिरकार कब हम एक माशी खुद मुख्तार या माशी आज़ाद मुल्क बन सकेंगे, जो ना तो किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ना किसी बायलैटरल पार्टनर की एड या ग्रांट या लोन की तरफ देखेगा? क्या अब SIFC वो एक रास्ता होगा? ये सवाल भी हम पोटेंशियली उठाएंगे, लेकिन साथ साथ आपके सामने आपको बताते चलें, ये रिसेंटली इसी आर्टिकल में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द इंजन्स ऑफ ग्रोथ इन एशिया बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड मिडल ईस्ट। ये कोट किया गया था एहसन इकबाल साहब को, और इसमें बताया गया कि किस तरह हमारा लोकेशन जो स्ट्रेटेजिक है। मुख्तलिफ हवालों से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनके पोटेंशियल्स के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे और तखमीने सामने आते रहे। मुसद्दिक मलिक साहब की रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन कॉपर का 6,000 मिलियन टन ज़खायर मौजूद हैं जो कि टैप नहीं हुए। इसी तरह सोने के 1,675 मिलियन टन ज़खायर मौजूद हैं, ये बाकायदा कोटेड है न्यूज़पेपर्स में, और ये भी टैप नहीं हुआ। इसी तरह कोल के 186 बिलियन टन कहा जाता है ज़खायर हैं। थरकोल एक मुख्तसर सी मिसाल उसकी है, लेकिन वो टैप नहीं हुए। आज के दिन हम ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि एक माशी खुद मुख्तारी का सफ़र वो किस तरह मुमकिन है, और क्या ये रूटीन की जो चीज़ें जो हम सुनते हैं इसके अलावा भी पोटेंशियल्स हैं, ख़ासतौर पे IT सेक्टर में या दीगर सेक्टर्स में पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको टैप करके हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। इन सारे सवालात का जवाब आज प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करेंगे। अली मोइन नवाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़ निगार हैं, यूथ के हवाले काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं, और तालीम के शोबे में हमारे साथ रज़ा हारून साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में मौजूद हैं बरतानिया से। रज़ा हारून साहब का बहुत शुक्रिया, अली मोइन नवाज़ी साहब का बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में जुड़ने। अली साहब, आपसे पहले आगाज़ करते हुए ये बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या हम हकीकी मायनों में ये पोटेंशियल्स रखते हैं? अगर है तो फिर हम क्यों नहीं टैप कर सके आज तक इन्हें? और हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं और हर साल उतने ज़्यादा कर्जों में दबे हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं। क्या वजह है कि हम खुद मुख्तारी के रास्ते पे नहीं आ सके? थैंक यू सो मच, आपने आज मौजू किया। तो सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन आपने बड़ा अहम और पर्टिनेंट सवाल रेज किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो ना हमारे पास पॉलिटिकल विल रहा है कि हम सही मानों में पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, और दूसरा ये कि चूंकि हमें इजी एक्सेस टू क्रेडिट मिलता रहा है, हम हमारी लीड जो है वो स्टेटस को एनकरेज करती रही है।
कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, बस IMF से पैसे मिल गए, इलीट कैप्चर जो हुआ है, जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उन पे याशी करें, प्रॉपर्टी को टैक्स ना करें, एग्रीकल्चर को टैक्स ना करें, स्पेशली जो बड़े पैमाने पे कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है उसे टैक्स ना करें, और इस तरह फिर चलता रहे। और IMF के प्रोग्राम में भी हम जाते हैं तो हमारी नीयत यही होती है कि किसी न किसी तरह हम उसकी कंडीशंस को बाईपास कर लें या उससे निकल आएं, और फिर हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये भी कितनी अजीब बात है कि जो पाकिस्तान की मैशत के लिए और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए ठीक है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए ठीक नहीं है। तो हमारा पूरा जो नैरेटिव अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो गलत रहा है। अब आई थिंक हमारे पास ये आखिरी मौका है इसको रीसेट करने का कि अब जिस जगह हम आ गए हैं अब हमें फ्री मनी भी इतने आराम से नहीं मिलेगा, और अब हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना होगा, और अब हमें अपनी सिल्क सही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मेरा ख्याल है कि अब वी आर एट द एंड ऑफ द लाइन, जिसके बाद हमारी डेट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगी, और अगर हमारी डेट अनसस्टेनेबल होगी तो फिर विल बी लुकिंग एट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और आगे फिर मोर पेन टू कम टू द पाकिस्तानी। सही। और आप ये क्योंकि हम जो हमारी आखिरी लाइफ लाइन है, ये भी अगर हम इसको भी, इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम मिस कर जाते हैं तो इसके बाद क्या लगता है, नहीं अगला जश्न आज़ादी आपको नज़र क्या आता है कि हम मज़ीद कर्ज़ों में होंगे, खुदा ना खास्ता हम मज़ीद माशी मसाइल में होंगे, या हम तवक्को रखें कि हम एक बेहतर, एक मुस्तहकम पोजीशन पे होंगे? आपकी उम्मीद क्या है अगर 1 साल की बात करें? अरे देखिए, कर्जे जो हम बात करते हैं, सिर्फ कर्जे होना एक बुरी चीज नहीं है। हम ये सवाल ये है कि जो हमने डेट ली हुई है उसको हम किस तरह यूज कर रहे हैं। क्या हम उसे यूज कर रहे हैं सिर्फ अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर रन करने में, या उससे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, या उससे हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो एक तो सिर्फ कर्जे की बात ये है कि क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे है, क्या हमारा जो बजट है, क्या हम प्राइमरी बैलेंस सरप्लस अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे इकट्ठे। हमारी दरअसल जो इकोनॉमिक नैरेटिव बनता है उसमें हमसे अच्छा कर्ज बढ़ गया तो इकॉनमी खराब होगी, हम समझते हैं कि जी डॉलर ऊपर चला गया तो इकॉनमी खराब होगी। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें कि अगर इस लाइफ लाइन को हमने खो दिया तो हम हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, हम बहुत सारी पेन देखेंगे पाकिस्तानी लोगों के लिए, हम डिफॉल्ट के करीब जाएंगे। हाँ, अगर ये है कि हमने अपनी सिम्पथी ठीक करना शुरू कर दी तो अगले जश्न आज़ादी पे हम बेहतर जगह हो सकते हैं, जहाँ पर हम देखें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, होना शुरू हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो ये रियली डिपेंड्स कि हम एज अ स्टेट, हम एज अ कंट्री, हम एज एन अवाम और हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है वो क्या करते हैं। सही। और रज़ा साहब, पॉलिटिकल एलीट क्या करता है? आप भी आप हिस्सा रहे हैं इस एलीट का, आपने देखा भी है सिस्टम को यहाँ से, तो ये बताएं कि आज हम जहाँ पर हैं इसकी वजह बुनियादी क्या है? क्योंकि एक तरफ हमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा जा रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो रहा है, हमारे पोटेंशियल के बारे में मिनिस्टर साहब कोट करते हैं कि इतने ट्रिलियन रुपीज़ या डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं। तो हम ये सुनते रहते हैं तकारीर में और रिपोर्ट्स में, तो आज तक कोई भी जमात, कोई भी या तो सीरियस नहीं थे, विल नहीं था कि आज हम अगर अपना इंट्रोस्पेक्शन करें तो हम वजह क्या है कि हम इसको टैप नहीं कर सके और हम सिर्फ कर्जों पर ही निसार करते रहे, इजी मनी पे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को, दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक, और अल्लाह करे कि ये जश्न आज़ादी जो है हम सही मानों में आज़ाद हो जाएं। आमीन। और हम अपनी उस गुलामी से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन हम जिस गुलामी में चले गए उसके बाद अल्लाह ताला इस मुल्क को उस गुलामी से आज़ाद करे। ये जो ज़खायर की आप बात कर रहे हैं ना, जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, मैं प्राइमरी में बहुत पहले पढ़ता था, तो मेरे ख्याल में मैं आपसे लेट 70s की बात कर रहा हूँ, सोशल स्टडीज की बुक्स में लिखा होता था कि हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ मादनियात है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये है और फलां डिमका है। पाकिस्तान की हालत आजादी के फौरन बाद, सैफान आप स्टडी कर लें, ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हम अर्ली 70s तक ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। हम बहुत अच्छा मुल्क थे, हम लोगों को कर्जे दिया करते थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने जर्मनी की गवर्नमेंट को कर्जा दिया हुआ है। हमारी PIA की एयरलाइन ने, एमिरेट्स एयरलाइन, गल्फ एयरलाइन, कई एयरलाइंस को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे वो कोरिया, जनूबी कोरिया की इकोनॉमी के अंदर उनका बड़ा इनपुट है।
ये बड़े तरीके एक वारदात हुई है पाकिस्तान के साथ 70s में। उस वारदात के बाद पाकिस्तान जो एक फलता फूलता दुनिया का तेजी से ग्रो करने वाला मुल्क था, वो आज इस हाल को पहुंच गया है कि जो अपने मुल्क की ज़रूरी अजनास खुद पहले पैदा कर पाते थे, आज हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। यार आप छोड़े ना बाकी चीजें, तो हमने किसी मैदान में तरक्की नहीं की। और हमारा जो बेसिक कैपिटल है, देखें ये तो अल्लाह ताला की देन है ना, ये जो मादनियात हैं, रिसोर्सेज हैं, तमाम चीजें हैं, जो हमारी अपनी कैपिटल है, वो तो ह्यूमन कैपिटल है ना पाकिस्तान का। Exactly. उसमें हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है? ये सारा कर्जा में से कोई मुझे बताएं, कोई 10% भी, ये जो अरबों खरबों डॉलर कर्जा है, मेरी तो अपनी स्टडी नहीं, अली भाई की ज्यादा स्टडी होगी, इनसे पूछेंगे कि इसमें से कितना पैसा हमने अपने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को बेहतर बनाने में लगाया। हम कहां खड़े अपने रीजन में? अपने रीजन में भी बांग्लादेश उससे भी बहुत नीचे खड़े हैं। तो जो असल ताकत है वो हमें इस बात को समझनी होगी कि एक तो आपको सबसे पहले, आपने मुझसे पॉलिटिकली पूछा, सबसे पहले हमें इस मुल्क को एक ऐसी पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा फाल हो, उसका बड़ा विजन हो, वो 25 साल आगे देखता हो। अभी तो जिन लोगों पे उम्मीदें लगी हैं नेशन की, उनकी हमने असेंबली में तकरीर सुनी तो वो ये कह रहे थे कि हमारे वालिदैन जो हैं वो तो 30 साल पुरानी वाली सियासत को जारी रखना चाहते हैं। तो हमारे विजन क्लियर नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। देखें अच्छी तजावीज तो आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में मिल जाएंगी, वो वर्ल्ड बैंक की देख लें, दुनिया भर की रिपोर्ट्स पाकिस्तान के मुतालिक पढ़ लें, आपको सब मिल जाएंगी चीजें। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर आपके पास मुल्क में लीडरशिप नहीं है, लीडर नहीं है, अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपके 2 सूबे डिस्टर्ब्ड हैं जहां पे कि इन फाइटिंग चल रही है, जहां के ऊपर हर तरह की जो है अभी बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए हैं दोबारा, आप मुझे बताएं ना कौन सा FDI आएगा पाकिस्तान में? ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, बलूचिस्तान की हालत आपको और हमें नहीं पता क्या? बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट इज नाइदर पॉलिटिकल नाइदर, अब समझ ही नहीं आता कौन सी गवर्नमेंट है। जहां सारे रीजन में जिन मादनियात की आप बात कर रहे हैं, उस रीजन में तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती 2 मील के रेडियस के बाहर। इट्स इलाका खैर, इधर आप आ जाए KP में, जहां आपके पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहां आपके पास बहुत से नवादरात हैं, जवाहिर हैं, वहां आपकी रिटी नहीं है स्टेट की। So you see, there is a big problem, bigger problem than exploring all this. First of all, you need to have a very stable government, Exactly. which can be politically taken seriously by the international community, international observers, international funders. Number 2, you need to primarily, जो मैंने पहले कहा कि आपको एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर चाहिए जो इस मुल्क को लेकर चल सके। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द 70s आप डाउनवर्ड ट्रेंड गए हैं, नीचे गए हैं, आपने अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रही है, बी इट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, बी इट द मार्शल लॉस, सबने मिलकर जो है वो इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है। अल्लाह करे कि हम जो है आगे जाकर इन तमाम चीजों को देखें। 3 चीजें बुनियादी होती हैं सैफान, मैं इस बात अपनी बात खत्म करूं। 3 चीजें बुनियादी होती हैं किसी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसका प्री रिक्विजिट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, पहली चीज वही है, बेस वही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर फिर सेकंड आपके पास जो फिर प्राइम है वो आपका, आप अपने एक्सपोर्ट से इकोनॉमी बेहतर करते हैं। नंबर 2 है आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। नंबर 3 है आपकी तरसीलात। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें काम करना है आपने, और इस पर जब तक जो गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, आज आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मैं तो मुसद्दिक मलिक साहब को ही सुन रहा था, जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो 60-75% तो अपना मटेरियल इंपोर्ट करती है। इवन कॉटन आप इंपोर्ट करते हैं, इवन गंदम आप इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे आप बताएं ना कि आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी जो 60-75% कंपोनेंट है, इट इज इंपोर्ट बेस्ड। एनर्जी की कॉस्ट देख लें आपकी कहां चलेगी, ये कौन सी इंडस्ट्री लगेगी एनर्जी कॉस्ट में? मुश्किलात काफी हैं। मल्टीपल इश्यूज, सो यू नीड अ वेरी स्ट्रांग। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, फिर इस पर मजीद गौर भी इस सवाल पर कि हम जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन असली में माशी आज़ादी, माशी खुद मुख्तारी, ये सफ़र आगे कितना कठिन और है, और हम अगर ये हासिल नहीं कर सके ये मुकाम, तो इसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या थी? कौन जिम्मेदार था? सब जिम्मेदार हुए बतौर अवाम, हम भी, सब हुक्मरान, सियासी जमातें, या कोई एक जिम्मेदार था? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब जश्न आज़ादी के दिन हम सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान आखिरकार माशी आज़ादी या माशी खुद मुख्तारी के सफ़र पर क्यों नहीं चल सका आज तक, और आज क्या हम इस अज़म के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अली मोइन नवाज़ साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, ये जो क्या आपको लगता है कि जो सियासत होती रही पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पर रुझान नहीं रहा हुक्मरानों का इस तरफ, क्या वजह क्या रही कि हम इन पोटेंशियल्स की बात तो करते हैं लेकिन इनको टैप नहीं कर सके। अली मोइन नवाज़ साहब, मेरा ख्याल है इसमें दो बुनियादी इश्यूज हैं। एक तो ये कि जब भी कोई गवर्नमेंट आई है उसको फायर फाइटिंग मोड में चली जाती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा फोर फ्रंट फोकस नहीं रहा, फायर फाइटिंग फोकस रहा है, पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी। अच्छा, IMF की किस्त आ गई, ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं बढ़ गए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि हमने अब एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, हमने बजट के डेफिसिट को कैसे कट डाउन करना है, तो उस तरफ हमें तवज्जो नजर नहीं आती। लेकिन दूसरा मसला ये भी है कि जो ट्रू इकोनॉमिक रेमेडी है पाकिस्तान की, वो हमारी एलीट इंटरेस्ट के साथ, आप कहें कि जी सब्सिडीज बंद करते हैं, आप कहें जी कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप निकालें, ये इतनी लॉस मेकिंग एंटिटीज जिनका बर्डन हमारे ऊपर है, फिर इसके साथ साथ अगर आप ये कहें कि जी आप बजट कट करें, आप रैशनलाइज करें अपनी स्पेंडिंग को, तो ये सब चीजें पॉलिटिकली बड़ी डिफिकल्ट होती हैं डाइजेस्ट करना। तो और फिर ऑब्वियसली जो लीड कैप्चर है, जो यूज करता है पॉलिसी मेकिंग को एज अ बिजनेस टूल। अभी आपने ये देखा कि ये पार्लियामेंट की जा रही थी आखिरी दिनों में, कितनी यूनिवर्सिटीज के चार्टर्स के देती है जो बाद में बिकते रहेंगे। तो इस तरह की जो एलीट फेवरेट पॉलिसी मेकिंग होती है, ये भी पाकिस्तान को गलत इकोनॉमिक डायरेक्शन में डालती है कि हम इनको रिजॉल्व करें। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। अब इस तरह का ना मुफ्त का पैसा मिलेगा, ना IMF आपको कहेगी ठीक है पैसे ले लो, फॉरेन वो काम चलाते रहो। तो अब वी रियली नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। अच्छा, और थोड़ा ये भी बताएं अली साहब कि रीजनली इस दौरान जब हम इस ज़बू हाली के सफ़र में थे, तो ख़ासतौर पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, वहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं या क्या कह रहे थे, किस तरह वहाँ पर ट्रैजेक्टरी बिल्कुल रिवर्स रही, क्या फ़र्क आप देखते हैं मवाजना अगर करा जाए पड़ोसी ममालिक से? देखिए, एक तो जिस तरह रजा हारून साहब फरमा रहे थे, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर स्पेंड किया। हमारी लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है रीजन के अंदर, जो ये अफ्रीका में सब सहारन कंट्रीज, क्योंकि हमने एजुकेशन के ऊपर, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, हमने अपने लोगों के ऊपर स्पेंड नहीं किया। अब इंडिया ने IITs लगाई। रजा हारून साहब, आप फरमाएं, क्योंकि जो यहाँ पर जो सियासी तौर पर आपने देखा कि कुछ डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिकली हम आगे बढ़े, या ये भी पीछे का सफर है, आप किस तरह देखते हैं चंद सालों को पिछले? रजा हारून साहब। नहीं, मैं एक तो खैर अच्छी बात है कि तीसरी पार्लियामेंट जो है वो हमारी मुद्दत पूरी कर रही है, और हालांकि बड़े इसके अंदर ऐसे मौके आए थे कि गुमान हो रहा था कि इसको तोड़ दिया जाएगा या वही पुराना आमराना सिस्टम आ जाएगा, लेकिन 3 पार्लियामान ने, कौमी असेंबली ने अपना टर्म पूरा किया, तो ये गुड न्यूज है, अच्छी बात है। जो गुड न्यूज नहीं है पॉलिटिकली, जो डेमोक्रेसी को बेसिकली फ्लरिश करती है, कि नौजवान क़यादत का फुकदान, मिडिल क्लास की लीडरशिप हमें कहीं दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है तो पॉलिटिकल पार्टीज की दूसरी तीसरी रो में बैठी दिखाई देती है, फ्रंट लाइन पे नहीं है। फ्रंट लाइन पे वही एलीट तबका है जो जिसका अली भाई भी जिक्र कर रहे थे, कि जो हमारा बेनिफिशियरी है, जो अफेक्टी है, जो विक्टिम है इस सिस्टम का, जो पढ़ा लिखा लॉट है हमारा, जो मेहनत, जो अपनी मेहनत से जो अपनी पांव पे खड़ा होकर आगे बढ़ता है, आगे आता है, उसको हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप में जगह मिलती है, ना असेंबलियों की फ्रंट रोज पे आपको नजर आएगा, ना वो गवर्नमेंट में आपको नजर आएगा। 3 बुनियादी खराबियां हैं हमारी सियासी निजाम में। नंबर 1, हमने नए खून की एंट्री, नौजवान की सियासत में एंट्री को अपनी पॉलिसीज के तहत हमने उसको रोक रखा है। हमने ना स्टूडेंट यूनियंस को ऑन किया हुआ है कि वो स्टूडेंट यूनियन अपना काम करे, तो एक नौजवान तालिब इल्मी के जमाने से जो है वो पॉलिटिकल डिबेट्स में जाए, उसका एक्सपीरियंस बने। ये सबसे बड़ी पाइपलाइन में हमारी रुकावट है कि हमने स्टूडेंट यूनियन को बंद किया हुआ है, तो हमें नई लीडरशिप नहीं मिलती, हमें रिलाय करना पड़ता है खानदानी सियासत पे। नंबर 2, हमने हमारे मुल्क की लेबर यूनियंस को उतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रखा हुआ, ट्रेड यूनियंस को एक्टिव नहीं रखा हुआ। ये ट्रेड यूनियंस दूसरा जरिया होती है तमाम तरक्की याफ्ता मालिक में जहां से लीडरशिप आती है। फिर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अपने मुल्क के अंदर
पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों के निजाम को, बल्दियाती हुकूमतों के निजाम को दफन कर दिया। और जहां दिया भी है वो इतना लूला, लंगड़ा, अपाहज और वो पोलियो ज़दा निजाम दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता। ये वो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह होती है सैफान भाई, जहां से कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बुनियादी ग्रास रूट की ट्रेनिंग होती है। उसको एक आम आदमी के साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है, उसको एक आम आदमी का गली कूचे का, मोहल्ले के मसाइल का इल्म होता है, और वो वहां से सीखता हुआ जब ऊपर आता है और जब वो MP बनता है या वो MNA बनता है या वजीर आजम बनता है, तो उसके पास सालों का तजर्बा होता है, अपना जाती अपने हाथ से काम किया हुआ। हमने तीनों पाइपलाइंस अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियंस और हमारी ये लोकल गवर्नमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी ग्रास रूट की नर्सरी होती है, उसको हमने इन तीनों को दबा के दफन करके कर रख दिया। और हमारी उम्मीद ये होती है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तरक्की कर ले, हमारे मुल्क में नई लीडरशिप आ जाए। मुझे बताइए ना, कहां से आएगी? सिर्फ खानदानों से ही आएगी ना। आप अक्सर पार्लिमानी लीडर्स को देख लें, पार्लिमानी पार्टियों के लोगों को देख लें कि वो खुद हैं, उनके बाद फौरन पेश करते हैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को। उनके पूरी पार्टी के अंदर जो है आपको ऊपर ये सियासी निजाम को मजबूत करने के लिए आपको इस तरफ जोर देना होगा, इस तरफ ध्यान देना होगा, फिर इनको एम्पावर करना होगा, इनको आपको आजादी देनी होगी, इनको इख्तियारात देने होंगे। तो आपके मुल्क के अंदर जिस निजाम की आप बात कर रहे थे कि सियासी निजाम में ये तीन बुनियादी चीजें हमारे यहाँ जब तक दुरुस्त नहीं होंगी, आपके ऊपर का लेवल का जो है, आपको ऊपर के लेवल की क्वालिटी जो है वो आपको नजर आ रही है, आप देख रहे हैं वो नहीं आएगी। क्या हो रहा है? मतलब आखिरी दिनों में एक दिन के अंदर सिस्टम ही नीचे से करेक्ट होगा जी। एग्जैक्ट। अच्छा, ये फिर ये भी क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में जैसे अली मुनव्वर साहब आपके नज़दीक, क्योंकि जिस तरह रज़ा हारून साहब ने बात की कि नौजवान सियासत में नहीं आ सके, लेकिन माशी खुद मुख्तारी के लिहाज से बात करें तो आज का नौजवान पाकिस्तान का, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि माशी तौर पे खुद मुख्तार हो सके? क्या जो जिस तरह की इकनॉमिक ग्रोथ सुकड़ी है क्योंकि आपका राब्ता नौजवानों से होता है, आप मुझे बताएं क्या वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है? मुल्क तो नहीं है, कर्जों में डूब चुका है, नौजवान कितना डिप्रेस्ड है, क्या आपको लगता है अली मुनव्वर साहब? देखिए, नौजवानों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या जो उनकी स्टेबिलिटी है, वो तो ऑब्वियसली मुल्क के साथ उसका ताल्लुक है, स्पेशली क्योंकि मेजॉरिटी नौजवान तो लोकल करेंसी में ही कमाते हैं, और फिर अगर इन्फ्लेशन होती है या डिवैल्यूएशन होती है तो उसका उन पर बराह रास्त इफेक्ट आता है, अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो उसका बराह रास्त इफेक्ट आता है। तो नौजवानों की तो मैंने देखा है कि आज की सूरत हाल में दो ही कोशिशें हैं, या तो बाहर किसी तरह चले जाएं, इमिग्रेट कर जाएं और जाते हैं, और दूसरा ये कि या पाकिस्तान में रह के, जो मेरा ख्याल है जिसको इनकरेज करना चाहिए कि बाहर से वो बिजनेस करें या बाहर से वो कॉन्ट्रैक्ट करें, जहाँ पर फॉरेन करेंसी भी पाकिस्तान में आए, जहाँ पर वो डॉलर्स में भी अर्न कर रहे हो, या जॉब्स भी क्रिएट करें, या लोकल इकोनॉमी को भी फायदा हो। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी देखें गवर्नमेंट की आप प्रायोरिटीज देखें, उनकी फैसिलिटेशन के लिए हम अभी तक पिछले 8 से 9 साल में ये नौजवान ये लॉबिंग कर रहे हैं कि यार अब किसी तरह हमारे पेमेंट सिस्टम आसान करें, हम हमारे क्लाइंट्स को मुश्किल होती है हमें पैसे भेजने में, इन सब चीजों को रिजॉल्व करें, वो भी नहीं की जाती। हमारा फोकस होता है किस पे बैन कैसे लगाएं, किस चीज को ब्लॉक कैसे करें, और यही वो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं जो हमारे नौजवानों के लिए को शायद नाउम्मीद भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एक रुकावट भी है। हमने अगर अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है या हमने सही सब में जाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी नो व्हाट टू डू। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि आपने क्या करना है। हमने अपने डेफिसिट को कम करना है, हमने को इंक्रीज करना है, हमने सब्सिडीज खत्म करनी है, लेकिन बिल एग्जिस्ट नहीं करता, एलीट कैप्चर हमें रोकता है। अगर इन दो चीजों को आप साइड पे करते हैं तो हमारा शायद इकोनॉमिक सफर बड़ा आसान हो। नहीं, लेकिन ये बात भी तो है कि आपको लगता है कि यहाँ पे मेरिट और कॉम्पिटेंस है? क्योंकि हम इदारों की बात करें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा हमने जर्मनी से भी ला के CEO देख लिया, वो भी यहाँ आकर हमारे रंग में रंग गया और उसने भी यहाँ पर करप्शन की स्टोरीज ही सामने आई। तो यहाँ पर हमें अभी PIA को संभालने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा जो उसको संभाल के रिस्ट्रक्चर कर सके, एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू प्राइवेटाइज इट। तो यहाँ पर क्या है, टैलेंट है, कॉम्पिटेंस है, मेरिट है? स्ट्रगल करती है। सिर्फ एक सिस्टम को जब हम करेक्ट करने की बात करते हैं, ये जो हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे पिछले 4 सालों से, आपको सिस्टम के अंदर रिफॉर्म चाहिए होते हैं।
रजा हारून साहब, आप इस सवाल का अगर जवाब देना चाहें, वजह क्या है कि हम कहते हैं कि हमें संभालने के लिए बेहतर लोग चाहिए और हमारे पास एक शख्स हमें नहीं मिलता, हमें बाहर से लोग लाने पड़ते हैं, फिर वो बाहर के लोग भी कुछ नहीं कर पाते, टेक्नोक्रेट, पॉलिटिशियन सब ट्राई करके देख लिए। रजा हारून साहब, ये बड़ा डायलेमा है हमारा कि हम बुनियादी तौर पे हमें ऐसे लोग नहीं मिलते गवर्नमेंट्स के अंदर, और फिर जो हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, वो जो मैंने कहा ना 70s तक या इवन अर्ली 80s तक जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का स्टैंडर्ड था, वो भी बहुत गिर गया है। तो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट, जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ भी मामला कोई अच्छे नहीं है। सरकार का काम जो है कोई बहुत आला क्वालिटी का नहीं होता। क्यों नहीं आते हमारे पास? इसलिए नहीं आते हैं कि जब वो लोग यहाँ आते हैं, और बहुत से लोग यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के सर्विस की, लेकिन फिर जो उनके साथ हम हाल करते हैं, जब वो हमारे सिस्टम में नहीं रंगते और वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, नए सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जाहिर है वो बहुत सी चीजों को, जो लीकेजेस है उनको रोकते हैं, उनको बंद करते हैं, एफिशिएंसी पर उनका जोर होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर वो जोर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो सिस्टम के ऊपर आके तो बैठ जाते हैं, लेकिन नीचे चूंकि सारा का सारा गला सड़ा सिस्टम है, वही नेपोटिज्म चल रही है, वही मेरिट के कत्ल हो रहा है, वही क्या कहना चाहिए कि बेजारी के साथ काम करने की आदत है, तो इसलिए वो फेल होते हैं, फिर वो यहाँ आना नहीं चाहते। अभी रिसेंटली मिसाल आपके पास है ना, नादरा के चेयरमैन, मतलब वर्ल्ड क्लास आदमी है तारिक साहब जी, वो यहाँ पर है, उनको जाना पड़ गया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान के साथ भी गवर्नमेंट में बहुत से लोग आए थे जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, बहुत से ऐसे लोग थे दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन वो नहीं काम कर सके, चले गए। शबर जैदी की मिसाल आप देख लें, शबर जैदी आपके मुल्क के अंदर वो अपनी क्या स्टोरी आपको सुना रहे हैं कि जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा दबाव देने की कोशिश की, तो क्या हाल हुआ उनके साथ, किसने उनको बुला के मना किया? तो ये नहीं कि आपको लोग मिलते नहीं है या आपके पास लोकली लोग अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं तो चूंकि वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किसी पावर ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, वो किसी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, वो किसी माफिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो फिर उनके साथ वही होता है कि वो आखिर में उनकी तबीयत खराब होती है और उनको लंबी छुट्टी लेके जाना पड़ जाता है। तो हमें अपने निजाम को ठीक करना पड़ेगा। आपके पास मुल्क में ऐसे लोग हैं, क्या हमारे मुल्क का कॉर्पोरेट सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा? क्या हमारे मुल्क में टेलीकॉम इंडस्ट्री तरक्की नहीं? तो हमारे लोकल्स चला रहे हैं ना। अगर आप इनको इंसेंटिव्स दें, इनको एम्पावर करें, इनको आप इख्तियारात दें, तो क्या ये गवर्नमेंट नहीं चला सकते? या गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स खास तौर पे क्या उनको रन नहीं कर सकते? तो एक आपको जरूरत यह है कि चूंकि आपका मुल्क मुश्किल में है, तो नंबर 1 आपके पॉलिटिकल टेक्नोक्रेट्स, मैं सिर्फ टेक्नोक्रेट्स भी नहीं कह रहा कि लोग गलत मतलब ले लेते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में जिसको आपने मिनिस्टर बनाना है, वो उस फील्ड का टेक्नोक्रेट तो हो ना भाई। वो उस फील्ड में आके आईटी का मिनिस्टर बन के वो आईटी का काम सीखने में 1 साल लगा देगा, तो वो मिनिस्ट्री कैसे चलाएगा? तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास हर डिपार्टमेंट का एक बंदा होना चाहिए, एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, जिसको इलेक्शन जीतने के बाद वो डिपार्टमेंट दें, वो डिपार्टमेंट रिश्वत के तौर पे ना दें। ये तमाम चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तो कोई इसका यहाँ से हल नहीं निकलेगा। मैं रजा हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, अली मोइन नवाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोनों ने वक्त दिया और आज इस अहम तरीन मौके साथ आप शामिल रहे, इस अहम तरीन दिन पर आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ वाइंड अप करेंगे द नेक्स्ट सेगमेंट। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रखें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज इस अहम तरीन दिन जब जश्न आज़ादी है, हमने आज ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान क्या वजह है कि माशी खुद मुख्तारी के रास्ते पर नहीं चल सका, क्या वजह है कि माशी आज़ादी जिसे कहा जाए हकीकी आज़ादी वो हासिल नहीं हो सकी। तवातर से हुकूमतें आई, बदली, सियासी गैर सियासी, लेकिन पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबता चला गया। माशी ज़बूहाली का सफ़र ताहाल जारी है। बिलाखिर लगता है कि कोई उम्मीद की किरण आई है। इस उम्मीद की किरण पर भी बात हुई और साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में माशी आज़ादी कैसे हासिल कर सकता है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और मुल्क के लिए दुआ और मुल्क को दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।